So, Namaskar everyone. Today we are going to discuss very important topic, that is consumer equilibrium. Now, first of all, we are going to discuss the definition of consumer equilibrium in common definition. Then we will discuss according the single commodity, मतलब complete single commodity we are going to discuss with the help of schedule diagram and numerical. Then उसके बाद में separate we will discuss the two commodity model. So the complete cardinal approach या complete utility analysis approach, in the complete cardinal and utility analysis approach, there are three definitions of consumer equilibrium. So one by one हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे. So सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट इज इन कॉमन व्हाट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. सो आज का टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है व्हाट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन वेरी कॉमन सेंस. अगर हम बात करें दैट विल बी कॉमन फॉर ऑल काइंड ऑफ अप्रोच, चाहे वो यूटिलिटी एनालिसिस हो चाहे वो कार्डिनल. बट अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि व्हाट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, तो आपको यही लिखना है. देन उसके बाद अगर मान लो सिंगल कमोडिटी होगा वो अलग पढ़ेंगे, टू कमोडिटी अलग पड़ेगा, इंडिफरेंस एनालिसिस के अकॉर्डिंग अलग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा. तो इसका मतलब कॉमन डेफिनेशन सेम रहेगी, बाकी डेफिनेशन चेंज हो जाएगी. तो आज हम कॉमन डेफिनेशन को समझने के लिए सबसे पहले हम बोर्ड पे चलते हैं और बोर्ड पे हम देखते हैं कि देयर आर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इट्स जो है कंप्लीट वर्ड. तो हम इसको अगर थोड़ा पार्ट में डिवाइड करें तो देयर आर टू वर्ड्स, कंज्यूमर प्लस इक्विलिब्रियम. नाउ ऑलरेडी वी हैव डिस्कस कि व्हाट इज कंज्यूमर अल्टीमेट गोल ऑफ कंज्यूमर, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. टेल मी अल्टीमेट गोल ऑफ कंज्यूमर क्या होता है, अल्टीमेट गोल ऑफ प्रोड्यूसर क्या होता है. एंड इन इकोनॉमिक्स यू मस्ट नो कि देयर आर टू पार्टीज, वन इज कंज्यूमर एंड सेकंड इज प्रोड्यूसर. तो इकोनॉमिक्स जब भी पढ़ो ना तो हमेशा ध्यान रखना, स्पेशली इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स. अभी हम कंज्यूमर बिहेवियर ये सारा पढ़ रहे हैं, फिर आगे जो 5 चैप्टर्स होंगे वो प्रोड्यूसर बिहेवियर उसका पढ़ेंगे, फिर इनको कंबाइन करेंगे. तो जब भी माइक्रो पढ़ेंगे तो देयर आर टू पार्टीज, वन इज कंज्यूमर एंड सेकंड इज प्रोड्यूसर. एंड ये ऑलरेडी वी हैव डिस्कस कि व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ कंज्यूमर एंड व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ प्रोड्यूसर. टेल मी. कंज्यूमर का तो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, प्रोड्यूसर का मैक्सिमम प्रॉफिट. A consumer always want to get maximum satisfaction, a producer always want to get maximum profit. ठीक है. तो इसी तरीके से हम यहाँ क्या बोलेंगे, कंज्यूमर का अल्टीमेट क्या है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. ये उसका गोल है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. और जो इक्विलिब्रियम वर्ड है इसका डिक्शनरी मीनिंग क्या होता है, इसका जो डिक्शनरी मीनिंग होता है वो होता है दैट इज स्टेट ऑफ बैलेंस. स्टेट ऑफ बैलेंस, ये इसका एक डिक्शनरी मीनिंग होता है, स्टेट ऑफ बैलेंस. तो अब इन दोनों वर्ड को मिला के हम एक कॉमन डेफिनेशन बनाए तो हम क्या बोलेंगे, व्हाट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. इट इज द स्टेट ऑफ बैलेंस वेयर कंज्यूमर गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. ये बाय डिफॉल्ट बाय द वर्ड हम डेफिनेशन बना सकते हैं कि कंज्यूमर प्लस इक्विलिब्रियम इट मींस इट इज द स्टेट ऑफ बैलेंस वेयर कंज्यूमर गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. यहां तक क्लियर है क्या? हेलो, ठीक है. अब ये डेफिनेशन इनकम्प्लीट है. व्हाई दिस इज इनकम्प्लीट, बिकॉज इसमें हमें, जैसे हमने पीपीएससी में पढ़ा था कि पीपीएससी की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो पहले ऑल्टरनेट लगा दो, उसके बाद उसकी फुल फॉर्म, तो इट शोज द ऑल्टरनेट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी. ये तो कॉमन डेफिनेशन हो गई बाय डिफॉल्ट. बट वो कंप्लीट डेफिनेशन बनाने के लिए फिर हमने उसमें कहा था कि इसमें आपको टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज को ऐड करना पड़ेगा. टू कमोडिटीज, तीनों अजम्पशंस को ऐड करना है. सेम यहाँ भी हमारे को टू अजम्पशंस ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कंज्यूमर के मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन की. और मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन आपको अगर पढ़ना है तो आपको टू अजम्पशंस इसमें ऐड करनी पड़ेगी. दैट इज प्राइस रिमेन द कांस्टेंट एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर. क्योंकि अगर कमोडिटी की प्राइस चेंज हो गई और कंज्यूमर की इनकम चेंज हो गई तो डेफिनेटली वो मैक्सिमम पॉइंट भी चेंज होगा. आप इस बात से एग्री करते हैं? क्योंकि हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन की, और मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अगर प्राइस ऑफ कमोडिटी और कंज्यूमर की इनकम होगी तो वो चेंज होगा. यस और नो? हेलो, इसलिए हमें इन दोनों अजम्पशंस को ऐड कर देना है इसमें. तो क्या प्रॉपर डेफिनेशन क्या बनेगी, व्हाट इज द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. इट इज द स्टेट ऑफ बैलेंस वेयर कंज्यूमर गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गिवन द प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर. अब ये परफेक्ट डेफिनेशन बन गई, नोबडी इज गोइंग टू चैलेंज दिस. तो देखिए, दोबारा देखिए, व्हाट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. इट इज द स्टेट ऑफ बैलेंस वेयर कंज्यूमर गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गिवन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर. आई होप इट्स क्लियर बच्चे. यस सर. अब देखो यहाँ नोट्स में भी लिखा हुआ है, देखिए नोट्स में पढ़ लीजिए आप. मीनिंग ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम
व्हेन गिवन इनकम एंड द मार्केट प्राइस, ये यहाँ पहले लिख दिया, assumptions पहले लिख दी, हमने बाद में ऐड कर ली, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. He plans as a expenditure in such a manner that he maximizes total satisfaction. बिल्कुल वर्ड का डिफरेंस है. आप और करके वो भी डेफिनेशन भी लिख लो, यहाँ और करके लिख लेना बटे नोट्स में. अब आपके पास नोट्स हैं तो नोट्स को अपडेट करते रहना है. और करके लिख दो, स्टिकी नोट्स पे लिख लो या यहाँ लिख लो जहाँ स्पेस आपको नजर आ रहा है. अब ये डेफिनेशन और ये डेफिनेशन को पढ़ो, क्या डिफरेंस नजर आ रहा है आपको? कोई डिफरेंस नजर आ रहा है क्या? टेल मी, मैच करिए एक बार. जो मैंने डेफिनेशन बोली है और जो नोट्स में लिखी हुई है, इज देयर एनी डिफरेंस? बोथ आर द सेम. बोथ आर द सेम. बस, क्योंकि देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, कंज्यूमर इज इन ए इक्विलिब्रियम व्हेन ही हिज इनकम एंड मार्केट प्राइस. बात वही है, मार्केट प्राइस ऑफ द कमोडिटी. ठीक है, गिवन वर्ड आ गया. ही प्लान्स एक्सपेंडिचर इन सच ए मैनर दैट ही मैक्सिमाइज टोटल सेटिस्फैक्शन. तो अल्टीमेटली वही मतलब है, बस एक आपके सेंटेंस वोकैबुलरी अलग है बस, और बाकी सब मतलब है. आई होप ये क्लियर है कि वैसे डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, यस और नो? यस सर. अब एक कॉन्सेप्ट आता है मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी. कुछ आइडिया इसके बारे में आप लोगों को? व्हाट इज मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी? देखो शॉर्ट में तो क्या होगा, वर्थ ए रूपी. क्या लिखा हुआ है? वर्थ ए रूपी टू ए कंज्यूमर. बिल्कुल शॉर्ट डेफिनेशन. मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का शॉर्ट में मतलब क्या है? वर्थ ऑफ ए रूपी. ठीक है, मतलब एक रुपए की वैल्यू क्या होती है फॉर द कंज्यूमर. जैसे अब ये बेसिकली इसको और अगर प्रॉपर आप समझे तो बच्चे इसको हम बहुत इजी कर सकते हैं. कैसे? अगर आपको मार्जिनल यूटिलिटी की डेफिनेशन आती है तो उसमें कुछ नेसेसरी चेंज करके हम मार्जिन यूटिलिटी की डेफिनेशन डेवलप कर सकते हैं, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी की. देखिए मार्जिन यूटिलिटी की डेफिनेशन जो है वो क्या होती है कि व्हाट इज मार्जिन यूटिलिटी? इट इज द एडिशनल यूटिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ कंजम्पशन वन एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी. ये हमने डेफिनेशन पढ़ी थी मार्जिन यूटिलिटी. अब उसमें क्या चेंज करना है, देखो व्हाट इज मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी? इट इज द एडिशनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी. बस एक वर्ड ऐड कर दिया, इन टर्म्स ऑफ मनी, ऑन अकाउंट ऑफ कंजम्पशन की जगह क्या आ जाएगा? एक्सपेंडिचर ऑफ वन एडिशनल रूपी. वहां एडिशनल यूनिट था, यहाँ क्या आ जाएगा? एडिशनल रूपी आ जाएगा. देखो डेफिनेशन प्रॉपर क्या बन गई? व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी? इट रेफर टू द एडिशनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी ऑन अकाउंट ऑफ कंजम्पशन वन एडिशनल रूपी ऑन द अवेलेबल गुड्स एंड सर्विसेज. तो देखो यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है. शॉर्ट में तो आप ये लिख दोगे कि व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी? वर्थ ऑफ ए रूपी. ठीक है, टू ए कंज्यूमर. इन अदर वर्ड द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रूपी इज एक्स्ट्रा यूटिलिटी या एडिशनल यूटिलिटी, एक ही बात है, एक्स्ट्रा एडिशनल, द कंज्यूमर गेट्स फ्रॉम द एक्सपेंडिचर ऑफ वन एडिशनल रूपी ऑन द अवेलेबल गुड्स. मतलब आपने जो मार्जिनल यूटिलिटी की डेफिनेशन पढ़ी थी बस उसी से सेम ही तो कॉन्सेप्ट है. देखो मार्जिन यूटिलिटी जो यूटिलिटी और यूटिल्स में मेजर होती है और जो मनी है वो रुपीज़ में मेजर्स होती है. बस ये फ़र्क है, बाकी कोई फ़र्क नहीं है. ये इन टर्म्स ऑफ हम मनी में बात करते हैं तो वहाँ हम बात करते हैं मार्जिन यूटिलिटी में कि यूटिलिटी फ्रॉम ईच यूनिट. यहाँ हम कह रहे हैं कि वर्थ ऑफ ए रूपी, मतलब एक रुपए की हमारे पास क्या वैल्यू. बात वही है, बस वहाँ हम यूटिल्स में बात करते हैं, यहाँ हम रुपीज़ में बात करते हैं. यस और नो? मतलब और भी क्या, और भी इजी कर लो आप इसको. ये बेसिकली कॉन्सेप्ट कहीं काम नहीं आएगा. ये जो कॉन्सेप्ट है ना वो आपके पास आगे जाके अजम्पशंस में ही काम आएगा. मतलब हम जैसे सिंगल कमोडिटी के अजम्पशंस पढ़ेंगे, टू कमोडिटी के अजम्पशंस पढ़ेंगे, टू कमोडिटी मॉडल एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, सिंगल कमोडिटी एंड द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उनमें हम अजम्पशंस पढ़ेंगे. क्या? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन द कांस्टेंट. वहाँ आपको तुरंत समझ जाना है कि इसका मतलब, इस अजम्पशन का क्या मतलब है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का मतलब आपको पता है कि वर्थ ए रूपी, और रिमेन द कांस्टेंट इसका मतलब ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि एक रुपए की वैल्यू सबके लिए क्या रहेगी? सेम. हालांकि रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता कि 1 रुपये की वैल्यू सबके लिए इक्वल होगी. दिस इज नॉट पॉसिबल. सबके लिए अलग अलग हो सकती है. बट हम कंज्यूमर बिहेवियर को इजी करने के लिए, उसको प्रेडिक्ट करने के लिए, उसको समझने के लिए हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन द सेम. इट मींस वर्थ ए रूपी रिमेन द सेम फॉर ऑल द कंज्यूमर. बस ये कॉन्सेप्ट यहीं स्टार्ट होता है और यहीं खत्म हो जाता है. क्या आगे इसका और कोई यूज नहीं है? ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हमारा बस अजम्पशन जाके बनेगा आगे. ये अजम्पशंस रहेगा कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन द सेम. तो आपको तुरंत समझ जाना है कि इसका क्या मतलब है. यस और नो? यस. यहाँ तक कि हमारा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया हमने कि व्हाट इज मार्जिनल, व्हाट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन जनरल और व्हाट इज द मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी. ये कुछ बेसिक हमारा टर्मिनोलॉजी है जो हमने डिस्कस कर लिया.
अब जो हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चलेगा वो अकॉर्डिंग टू द सिंगल कमोडिटी और अकॉर्डिंग टू द टू कमोडिटी। मतलब हम आप जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़े वो यूटिलिटी एनालिसिस एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। तो यूटिलिटी एंड कंज्यूमर एनालिसिस में दो पार्ट हम इसको पढ़ते हैं, एक सिंगल कमोडिटी मॉडल में और एक टू कमोडिटी मॉडल। वी आर गोइंग टू डिस्कस द सिंगल कमोडिटी मॉडल। what we are going to discuss in this, we are going to discuss in this the meaning, assumption, सबसे पहले meaning, condition, then assumptions, then उसके बाद में schedule, then diagram and then उसका explanation। ये तो एक वन क्वेश्चन होगा। सपोज क्वेश्चन आ गया कि explain the consumer equilibrium in case of single commodity, then what will be the order of answer? meaning, condition, assumption, ये एक पार्ट हम पूरा कवर करेंगे। देन सेकंड क्वेश्चन इसमें बनता है कि डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन, जो अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे कि डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या क्वेश्चन बनता है। बिकॉज पहले आपको कंडीशन तो समझ में आया, देन वी विल डिस्कस अबाउट द डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन। देन थर्ड क्वेश्चन इसमें बनता है न्यूमेरिकल पार्ट। सो द कंप्लीट सिंगल कमोडिटी हम कह सकते हैं कि फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग वी कैन डिवाइड इन थ्री पार्ट्स। वन डायरेक्ट क्वेश्चन, सेकेंड डिसइक्विलिब्रियम बेस्ड क्वेश्चन और थर्ड इज न्यूमेरिकल। तो तीन पार्ट में हम इसको करेंगे। तो अब वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। सबसे पहले बोर्ड पे आ जाइए आप लोग। टॉपिक क्या हमारा, व्हाट इज टॉपिक? सिंगल कमोडिटी। वेरी गुड। नाउ व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ आंसर? अभी मैंने बताया। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं सिंगल कमोडिटी मॉडल। कमोडिटी मॉडल एंड हम ये भी लिख सकते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये भी लिख सकते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। आप कैसे भी लिखिए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी या सिंगल कमोडिटी इन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये बोथ आर द सेम थिंग। नाउ व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ आंसर? ऑर्डर ऑफ आंसर होगा ए पॉइंट मीनिंग of consumer equilibrium according the single commodity। common definition of consumer equilibrium already we have discussed। the common definition जो है वो entirely different, but according single commodity of the consumer equilibrium is different। then second condition, C point assumptions, then D point schedule, then E point diagrammatic presentation। diagrammatic प्रेजेंटेशन। ये हमारा कंप्लीट ऑर्डर ऑफ आंसर होगा फॉर द डायरेक्ट क्वेश्चन। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल, विद द हेल्प ऑफ स्केड्यूल एंड डायग्राम, then it will be the direct question। it means meaning, assumptions, condition, schedule and diagrammatic presentation। ये हम इसको करेंगे। अब सबसे पहले हम बच्चे इसको स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल्स। पहले कंडीशन, सबसे पहले हम इसकी कंडीशन समझेंगे, फिर एक एग्जाम्पल लेंगे, फिर टेबल बनाएंगे, फिर डायग्राम एंड देन फिर मैं आपको वन बाय वन मीनिंग बनाना सिखाऊंगा, फिर कंडीशन कुछ समझाऊंगा, अजम्पशन, शेड्यूल, डायग्राम। बट पहले हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द कंडीशन। तो पहले हम कंडीशन को समझेंगे। सिंगल कमोडिटी का कंडीशन क्या होता है? तो देखिए सिंगल कमोडिटी मॉडल की कंडीशन अगर आपको समझना है, नाउ कंडीशन इज MU
MUM इक्वल्स टू MUX अपॉन PX, इसकी कंडीशन होती है। अब यह MUM स्टैंड फॉर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, विच इज ऑलरेडी वी हैव डिस्कस नाउ। अब इस कंडीशन को हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें, तो इसको सिंप्लीफाई करने का क्या है कि MUX को इधर लेके जाएं, PX को इधर ले आएं, तो ये क्या हो जाएगा, PX इक्वल्स टू MUX अपॉन MUM। ये हम इसमें चेंज कर दे तो इक्वेशन तो कोई फर्क नहीं पड़ा, बिकॉज ये यहाँ ये डिवाइड हो रहा है, ये इधर आ गया, ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो इक्वेशन हमारा सेम ही रहा, क्योंकि इक्वल्स टू में जो होता है उसका मतलब डिवाइड ही होता है। तो आई होप ये इक्वेशन चेंज नहीं हुआ, बट हमारे का समझने के लिए बहुत कुछ चेंज हो गया। कैसे, देखियो समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो जो हम प्राइस पे कर रहे हैं वो हमारे लिए क्या है, सेक्रीफाइस, मतलब वो हमारा लॉस है, और जो हमारे को यूटिलिटी मिल रही है वो हमारे लिए क्या है, गेन। मार्जिन यूटिलिटी तो आपको मिल रही है ना, प्राइस मतलब आप पे कर रहे हो, तो प्राइस आप किसी भी कमोडिटी के लिए पे करते हो वो आपका क्या है, सेक्रीफाइस, आपका लॉस। और मार्जिन यूटिलिटी जो आप उसको आप खरीद रहे हो तो आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, मार्जिन यूटिलिटी मतलब सेटिस्फेक्शन फ्रॉम ईच यूनिट, तो वो आपको मिल रहा है, तो उसको हम गेन बोल सकते हैं। तो बताइए आगे जाके हम इस पूरे वन कमोडिटी मॉडल को केवल वन वर्ड में खत्म कर देंगे, दैट इज लॉस इक्वल्स टू गेन। अभी पूरा समझाने के बाद लास्ट में मैं इसको कहाँ खत्म कर दूंगा, लॉस इक्वल्स टू गेन, बट एक बार पूरा समझाने के बाद। तो मैंने कंडीशन को यहाँ लगे खत्म कर दिया, लॉस इक्वल्स टू गेन। अब इसको पूरा समझने के बाद आपको समझ में आएगा। तो जैसे हमने पीपीसी को किया था कि पीपीसी में हमने बस एक वर्ड याद रखा, ऑल्टरनेट, और पूरा पीपीसी हमारा क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। सेम वैसे ही यहाँ हमें वन वर्ड याद रखना पड़ेगा सिंगल कमोडिटी में, दैट इज लॉस इक्वल्स टू गेन। अब डायरेक्ट अब हम चलते एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल पे। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ ले लेते हैं, अब कंडीशन के पास ही यहाँ हम का एग्जाम्पल और टेबल बनाना सीख लेते हैं। तो देखिए बच्चे, या नीचे ले लेता है कि वो उधर डायग्राम आ जाएगा फिर। सो यहाँ हम यहाँ इसका एग्जाम्पल और टेबल ले लेते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल, अब इसमें एग्जाम्पल हमें क्या एज्यूम करना है, फॉर एग्जाम्पल प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, एक तो ये एज्यूम करना है विच इज कांस्टेंट, और सेकंड हमें क्या एज्यूम करना है, MUM, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी आके जाके आपकी अजम्पशंस बनेगा और वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ आपको दो चीज़ें एज्यूम करके चलनी है, एक तो प्राइस और दूसरा MUM। अब यहाँ हमें शॉर्टकट क्या मारना है, देखो कि मैंने आपको पहले प्रॉमिस कराया कि पूरा हम एक ही टेबल यूज करेंगे, तो सेम टेबल से अब हम ये समझेंगे। तो पहले हम देखो टेबल बना लेते हैं, तो वही सेम टेबल हम यहाँ बना लेते हैं जो हमने MU में समझा, TU में समझा, लॉ ऑफ DMU में समझा। तो यहाँ हम ले लेते हैं यूनिट, यहाँ हम ले लेते हैं MU, यहाँ ले लेते हैं MUX। बताओ MUX मैंने आपको किसे समझाया था, 1 2 3 4 5 6 और 7। मैंने आपको MUX समझाया था, 10 वाला लिया था, 10 8 6 4 2 0 और -2, ये हमने टेबल पढ़ी थी ना। अब यहाँ में क्या एज्यूम करना है, ये टेबल बिल्कुल सेम टेबल है जो हमने मार्जिन यूटिलिटी से ही स्टार्ट करा है। यहाँ अब हमारे को क्या करना है, PX एज्यूम करना है। तो इस टेबल में से आपको एक वैल्यू एज्यूम करनी है। तो जैसे हमने 4 को पिक कर लिया, यहाँ 4 हमने PX प्राइस ले लिया कि कमोडिटी की जो प्राइस है वो 4 रुपीज़ है पर यूनिट, तो ₹4 हमने प्राइस को एज्यूम कर लिया, जो टेबल में से ही हमारे को एज्यूम करना होता है। और टेबल में से भी आप एज्यूम वो करो जो मिडिल वैल्यू हो, ताकि जिससे ज़्यादा समझ में आएगा आपको। तो इस तरीके से आपने ले लिया। अब मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, MUX को जाके डिवाइड करेगा। तो जब डिवाइड करेगा और MUM को हमें एज्यूम करना है, तो वाई नॉट 1, क्योंकि 1 एज्यूम कर लेंगे तो हमारा डिवीजन ईजी हो जाएगा। तो हमने इसको ₹1 ले लिया। अगर मान लो मैं इसको 1 के अलावा कुछ लूँगा तो पहले मैं डिवाइड करके फिर टेबल मेरी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी टेबल, बट जब एज्यूम ही करना है तो वाई नॉट 1, तो मैंने 1 एज्यूम कर लिया, और 1 एज्यूम करके यहाँ मैंने इसको डिवाइड कर दिया MUM। जैसे ये डिवाइड करूंगा तो पूरा MUX 1 से डिवाइड होगा, तो ये सेम ही रहेगा, मतलब आपको अलग से टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। अदरवाइज तो क्या होगा, फिर MUX
अगर आप एम मान लो 2 5 लेते तो फिर आपको अलग से यहाँ टेबल बनानी पड़ती है MUX अपॉन MUM, फिर उसको डिवाइड करके यहाँ लिखना पड़ता है। बट यहाँ हम सेम में ही कर सकते हैं, बिकॉज MUX अपॉन MUM को हम 1 माना तो 1 से डिवाइड करेंगे तो डेटा सेम रहेगा एज इट इज। तो इसलिए हमेशा MUM को हमने अज्यूम करना होता है, अज्यूम ही करना है तो हम उसको 1 ही अज्यूम करें, दैट विल बी बेटर। ना उसके बाद प्राइस हमने क्या अज्यूम किया, 4, तो ये 4 ले लो, 4 4 4 4 4, ये हमने 4 4 लिख दिया। नाउ एज पर आवर कंडीशन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, जहाँ PX इक्वल्स टू MUX अपॉन MUM। तो बताओ ये टेबल में कहाँ फुलफिल हो रहा है, ये कंडीशन कहाँ फुलफिल हो रही है, ये 4th यूनिट पे फुलफिल हो रहा है। देखिए यहाँ 4th यूनिट पे क्या हो रहा है, MUX अपॉन MUM इक्वल्स टू PX। ये हमारे पास यहाँ क्या है, MUM अपॉन PX। तो ये फर्स्ट हमारी कंडीशन फुलफिल यहाँ हो रही है 4th यूनिट पे, 4th यूनिट पे जाके ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो इसका मतलब यहाँ देखो यहाँ तक क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, MUX अपॉन MUM जो है वो ग्रेटर देन PX है। इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, MUX अपॉन MUM इक्वल्स टू PX है, विच इज द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। और यहाँ इसके बाद की जो कंडीशन है उसमें क्या हो रहा है, MUX अपॉन MUM लेस देन PM, मतलब प्राइस ज्यादा हो रहा है। तो ये बाकी दोनों डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन है और ये हमारे लिए क्या हो गया, इक्विलिब्रियम कंडीशन है। अब इनको सबको हम आगे धीरे धीरे सब सारी चीज समझते जाएंगे। अभी एक बार मेरे को पूरा इसका स्ट्रक्चर तैयार करने दो, देन उसके बाद आपको एक बार मैं पूरा करके फिर मैं 1 बाय 1 एक चीज आपको दोबारा से समझाऊंगा। अब हम इसका एक बार डायग्राम बना लेते हैं, अभी केवल हम इसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं, फिर हम इसका आप सब कुछ प्रॉपर तरीके से समझेंगे। तो डायग्राम बनाने के लिए हमें क्या करना है, डायग्राम की अब हमारी प्रैक्टिस हो चुकी है। तो हम यहाँ एक्स एक्सिस, यहाँ 0, यहाँ y, यहाँ क्या ले लेंगे, यूनिट। डायग्राम तो सेम ही बनना है हमारा, कौन सा वाला, जो हमने TU MU वाला डायग्राम, वही डायग्राम बनेगा। यहाँ क्या ले लेंगे, MUX अपॉन MUM एंड PX, ये दोनों इधर प्लॉट करेंगे, यूनिट से इधर प्लॉट करेंगे। अब डायग्राम तो आप भी मेरे साथ बना सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, ताकि ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो देखिए यहाँ डायग्राम बनाएंगे सिंपली। डायग्राम बनाने के लिए करते जो भी डेटा दे रखा होता है, तो यूनिट यहाँ है तो यूनिट को हमने एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर दिया, और MUX अपॉन MUM और PX को हमने यहाँ y एक्सिस पे ले लिया। तो अब यूनिट के लिए हमें एक्स एक्सिस को इक्वल कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 7 पार्ट में। और ये जो पार्ट डिवाइड करोगे आप प्रॉपर डिवीजन लोगे, बिल्कुल स्केल से, जैसे 1 सेंटीमीटर तो थ्रू आउट 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस स्केल से प्रॉपर लेना आपको। आ जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। के बाद को अगर हम आगे बढ़ाएं, यहाँ एक्स एक्सिस को आगे बढ़ा दिया हमने, और अब ये हो गया 6 और ये हो गया 7, बिल्कुल इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, डिफरेंस बिल्कुल स्केल से करना है। ये हमने इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। इधर तो क्या होगा, आपकी जो रजिस्टर की जो लाइंस होगी वो आपकी हेल्प कर देगी। तो यहाँ स्केल लेंगे तो आप किसके हिसाब से लेंगे, MUX अपॉन MUM और PX दोनों का डेटा देखेंगे। तो MUX अपॉन MUM में हाईएस्ट कितना है 10, और लोवेस्ट क्या है -2, और यहाँ तो 4 ही है। तो इसका मतलब हमारी रेंज क्या हो गई, 10 और -2 के अकॉर्डिंग हमारे को स्केल लेना है। हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास पूरे दोनों के डेटा में 10 है, और लोवेस्ट डेटा इज -2 है, के अकॉर्डिंग हमारे को क्या करना है, स्केल लेना है। तो अब में अप्रोप्रिएट स्केल क्या रहेगा, लेने को हम 5 का लेके भी कर सकते हैं, लेने को हम 4 का भी ले सकते हैं, लेने को 2 का भी ले सकते हैं, लेने को 1 भी, बट अप्रोप्रिएट स्केल लेना चाहिए, 2 ना लार्ज ना 2 शॉर्ट। तो 2 का स्केल बिल्कुल सही रहेगा, जिससे हमारा डायग्राम सही आएगा। तो 2 का स्केल यहाँ ले लेंगे, और तो इक्वल 5 पार्ट में डिवाइड कर दो, 10 तक जाएगा ये, तो हो गया 2 4 6 8 और 10, और इधर -2 भी है, तो यहाँ हमने
ये भी इक्वल डिवीजन कर दिया, जो डिफरेंस यहाँ लिया उस थ्रू आउट सब में डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो ये -2। ये हमने स्केल ले लिया। अब अगर आपने स्केल ढंग से ले लिया ना, फिर आपको डायग्राम में दिक्कत आ ही नहीं सकती। सारा गेम स्केल का ही है। तो आप स्केल लेना सीख गए, अब डायग्राम देखिए, आप प्लॉट ही करना है। तो सबसे पहले हम प्लॉट करते हैं MUX को, जो तो हम कितनी बार कर चुके हैं। ये TU में भी MU का डायग्राम बनाया तब भी कर लिया, फिर लोब DA में भी कर लिया, अब थर्ड बार कर रहे हैं हम। तो अब इसको प्लॉट करेंगे तो सबसे पहले क्या है, 1 पे कितना है, 1 पे स्ट्रेट लाइन खींचो, बिल्कुल स्केल रख के, आप लोग इधर उधर लाइन मत खींचो। तो ये 1 पे कितना है 10, 2 पे कितना है 8, 3 पे कितना है 6, 4 पे कितना है 4, 5 पे कितना है 2, फिर 0, फिर ये क्या आ जाएगा -2। दैट विल बी द स्ट्रेट लाइन। आप इसको प्रॉपर अगर स्केल से बनाओगे तो ये आपकी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। देखो मेरा थोड़ा बहुत इधर आउट हो गया क्योंकि मैं ऐसे रफली बना रहा हूँ विदाउट यूजिंग ऑफ स्केल एंड ऑल। आप प्रॉपर स्केल यूज करेंगे, प्रॉपर लाइन खींचेंगे, प्रॉपर डिवीजन करेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आपका ये कर्व बन जाएगा। और ये कर्व कौन सा हो गया हमारा, दैट इज, हम इसको क्या नाम देंगे, MUX अपॉन MUM। MUX अपॉन MUM का कर्व बन गया, क्योंकि ये हमने ये डेटा प्लॉट किया है, MUX अपॉन MUM। ठीक है, अब आगे प्राइस, तो प्राइस को हमें प्लॉट करेंगे तो ये तो क्या है, सब पे ही 4 है, यहाँ भी 4 आएगा, यहाँ भी 4 आएगा, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4 और यहाँ भी क्या आ जाएगा 4 और यहाँ भी क्या आ जाएगा 4। मतलब प्राइस सेम है, तो सेम प्राइस होगी, तो इस जगह हर जगह क्या आ गया सेम। ये पूरा का पूरा हमारे यहाँ प्राइस इसको हो जाएगा PX। अब देखो डायग्राम में भी हमारी वही कंडीशन यहाँ फुलफिल हो गई कि यहाँ क्या हो रहा है, दिस इज द इक्विलिब्रियम। व्हाई दिस इज इक्विलिब्रियम, बिकॉज हमारी कंडीशन क्या है इक्विलिब्रियम की, MUX अपॉन MUM इक्वल्स टू PX। ये हमारा यहाँ फुलफिल हो रहा है। तो अब देखिए मैं आपको बार बार बोलते जा रहा हूं, हमेशा मैं बोलता हूं कि डायग्राम, कंडीशन, डायग्राम, शेड्यूल सब सेम चीजें हैं, और डेफिनेशन ऑल आर द सेम थिंग। अब देखना मैं ये जस्टिफाई आप दोबारा कर रहा हूं आपको कि जो हमने कंडीशन पढ़ी, ये जो कंडीशन पढ़ी, ये जो टेबल पढ़ी, ये जो डायग्राम है और डायग्राम का एक्सप्लेनेशन और इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, ऑल आर द सेम थिंग। इनको आपको बस वे ऑफ प्रेजेंटेशन इज डिफरेंट। अगर आप इनको सबको अलग अलग पढ़ने लग गए ना, और आप अभी तक यही गलती कर रहे हो, आप कंडीशन को अलग समझते हो, टेबल को अलग समझते हो, डायग्राम को अलग समझते हो, डेफिनेशन को अलग कर लेते हो, तो सबको अलग अलग रटोगे तो फिर तो बहुत लेंथी हो जाएगा। आप ये समझो कि ये ऑल आर द सेम थिंग, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, जो मैं कंडीशन में क्या कर रहा हूँ, PX इक्वल्स टू MUX अपॉन MUM, यहाँ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा, मतलब लॉस इक्वल्स टू गेन। वही मैंने उसको टेबल से दिखाया ताकि आपको नंबर में समझ में आए, उसी को मैंने डायग्राम में दिखाया था कि और ज़्यादा आपको क्लियर समझ में आए। इसका मतलब फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग वी आर गोइंग टू यूज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंटेशन, दैट्स इट। बस यही पर्पज है यहाँ ये सारी चीज़ें बनाने का। अदरवाइज समझ में हम इससे भी आ सकता था, और इन्हीं से आप डेफिनेशन बनाना सिखाऊंगा मैं भी आपको, तो डेफिनेशन भी आप इन सभी से बनाना सिखा दूंगा। अगर यहाँ तक स्टोरी आपको समझ में आ गई, ये हमारा स्ट्रक्चर खड़ा हो गया, अभी पूरा हमारा सिंगल कमोडिटी का स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब हम इसको 1 बाई 1, अब मैं आपको इसको मिनिमाइज करके एक एक चीज़ बिल्कुल क्लियरली समझा देता हूँ। सारा हम इसको एक साथ ले लेते हैं बोर्ड पे। आई होप इट्स विजिबल नाउ। सिंगल कमोडिटी मॉडल एंड द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, तो ये हमने टॉपिक लिया। नाउ का मतलब क्या है टॉपिक का, हम ये समझ के चल रहे हैं कि सपोज ए कंज्यूमर कंज्यूम ए सिंगल कमोडिटी, हालांकि रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, वी आर कंज्यूमिंग मोर देन वन कमोडिटीज इन रियल लाइफ, बट फॉर द सिंप्लिसिटी वी आर गोइंग टू एज्यूम कि सपोज ए कंज्यूमर कंज्यूम ओनली वन कमोडिटी, देन हम समझ रहे हैं कि वेयर विल बी द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। उसका जब वो ये कंज्यूमर एक कमोडिटी को कंज्यूम करेगा तो उसका मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कहाँ होगा, ये हमें समझना है, क्योंकि हम यहाँ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम समझ रहे हैं। और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मतलब कंज्यूमर प्लस इक्विलिब्रियम, इसका मतलब स्टेट ऑफ बैलेंस वेयर कंज्यूमर गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। तो अब यहाँ वही मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन का पॉइंट ही हम निकाल रहे हैं कि अगर मान लो एक कंज्यूमर एक कमोडिटी कंज्यूम करे तो उसका मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेवल कहाँ होगा और उसको हम कैसे मार्क कर सकते हैं, बस वही हम यहाँ समझ रहे हैं। तो उसी के लिए हमने ये सारा स्ट्रक्चर तैयार किया है। तो अब सबसे पहले मीनिंग की बात करें तो मीनिंग क्या होगा, देखो
यहाँ अगर आप मीनिंग को समझोगे तो मीनिंग यहीं से बनेगा आपकी टेबल से। देखो अगर टेबल की बात करें, टेबल में क्या बनेगा कि हमने टेबल में क्या किया कि कंज्यूमर जब तक क्वांटिटी कंज्यूम करता रहेगा, जब तक उसकी मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, देखो ये मनी में कन्वर्ट हो गया। एमयूएक्स और एमयूएम से, देखो एमयूएक्स मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी जो यूटिल्स में मेजर होती है, और जो एमयूएम होती है वो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो रुपीज में। ये तो डिफरेंस है दोनों में, एक में हम रुपीज में मेजर करते हैं और एक को हम यूटिल से मेजर करते हैं। तो अब इन दोनों को सिमिलर करने के लिए, इनकी सेम मेजरमेंट यूनिट करने के लिए हमने एमयूएक्स को एमयूएम से डिवाइड कर दिया, मतलब वो रुपीज में कन्वर्ट हो गया। तो अब हम इसको क्या बोलेंगे, ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हो गया बेसिकली। तो अब हम इसको क्या बोलेंगे कि कंज्यूमर कंज्यूम दैट मच क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी। एक कंज्यूमर जब तक क्वांटिटी कंज्यूम करता रहेगा, जब तक उसकी मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, ये जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ टर्म्स मनी है, क्यों, क्योंकि एमयूएक्स अपॉन एमयूएम है, बिकम्स इक्वल टू द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। और यही कंडीशन है। कंडीशन क्या बोलती है कि एमयूएक्स अपॉन सॉरी ये देखो पीएक्स इक्वल्स टू एमयूएक्स अपॉन एमयूएम, मतलब जो प्राइस है वो किसके बराबर हो जाए, एमयूएक्स अपॉन एमयूएम। और एमयूएक्स अपॉन एमयूएम को हमने क्या बोला, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। और इसको हम शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, लॉस इक्वल्स टू गेन। तो इसका मतलब कंज्यूमर जब कोई भी एक कमोडिटी कंज्यूम करेगा, तो जब तक कंज्यूम करेगा, जब तक उसकी मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, या शॉर्ट में हम मार्जिनल यूटिलिटी भी वर्ड यूज करते हैं, बिकम इक्वल्स टू द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, तो प्राइस के बराबर। तो जो कंडीशन बोल रही है वही टेबल है, और वही जो टेबल है वही हम डायग्राम में दिखा रहे हैं कि देखो यहाँ 4th यूनिट में वही केस हो रहा है, जहां क्या हो रहा है, एमयूएक्स अपॉन एमयूएम इक्वल्स टू पीएक्स हो रहा है। मतलब ये सारी चीजें सेम हो गई, जो कंडीशन है वही टेबल है, टेबल है वही क्या है, आपका डायग्राम है। ऑल आर द सेम, और वही हमारी डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन हो गई हमारी। उसके बाद फिर आते हैं कंडीशन। कंडीशन मैं आपको समझा चुका हूँ। इस कंडीशन को समझने के लिए आपको क्या करना है, एमयूएम क्या होता है ये ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, एमयूएक्स क्या होता है ये भी हम पहले डिस्कस, पीएक्स मतलब प्राइस ऑफ कमोडिटी, ये इक्वेशन है। इसको मैं सिंप्लीफाई कर दिया, इसको यहाँ ले लिया, इसको इधर ले लिया। क्यों लिया, क्योंकि ये हम इसको समझने के लिए बेटर अंडरस्टैंडिंग। बाकी इक्वेशन ये भी सेम है, ये भी सेम है, दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ हमने पीएक्स को अलग कर दिया और एमयूएक्स अपॉन मतलब यूटिलिटी को एक साइड कर दिया और प्राइस को हमने अलग कर दिया। और यूटिलिटी ये एमयूएक्स थी, ये एमयूएम, तो इसको हमने डिवाइड कर दिया, तो ये मनी में भी कन्वर्ट हो गई। तो अब ये क्या हो गया, लॉस इक्वल्स टू गेन। तो हम इसको अच्छे से रीड कर सकते हैं कि पीएक्स मतलब हमने जो सेक्रीफाइस किया, वो प्राइस हम जो पे करते हैं वो हमारा सेक्रीफाइस है, मतलब हमारा लॉस है। और यूटिलिटी जो हमारे को मिल रही है तो इसका मतलब हमारा गेन है। तो शॉर्ट में हम इसको बोल सकते हैं लॉस इक्वल्स टू गेन। और ये हमारी कंडीशन मैंने आपको समझा दी। इसी कंडीशन को समझाने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया, और एग्जांपल क्या लिया कि प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी। अब देखो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की जो जनरल डेफिनेशन पढ़ी थी, तब हमने पढ़ा था कि प्राइस और इनकम कंज्यूमर की हमेशा सेम रहनी चाहिए, अदरवाइज हम मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल निकाल ही नहीं सकते। तो वही रीजन है कि हम यहाँ 2 अजम्पशंस लेके चल रहे हैं कि प्राइस, एग्जाम्पल में हम क्या अज्यूम करके चल रहे हैं कि प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी विच इज अज्यूम रिमेन द सेम, ठीक है। एमयूएम वो भी अज्यूम करेंगे एंड रिमेन द सेम, ये चेंज नहीं होगी। अगर ये चेंज हो गई, जैसे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी मतलब वर्थ है रुपये, 1 रुपये की वैल्यू अगर मान लो चेंज हो गई, तो कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन भी चेंज हो जाएगा। प्राइस ऑफ कमोडिटी चेंज हो जाएगी, तो इसका मतलब उसका सेटिस्फेक्शन। तो इन दोनों को हमें कांस्टेंट मानना ही पड़ेगा, अदरवाइज हमारा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं फाइंड आउट हो सकता। वो क्या होगा, कीप ऑन चेंजिंग, तो उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते हम। तो इन दोनों को हमने एज्यूम कर लिया। फिर टेबल की बात आती है बच्चे, तो टेबल मैंने आपके लिए क्या कर दिया, बहुत ईजी बना दिया। कैसे बना दिया ईजी, टेबल को मैंने आपके लिए बहुत ईजी कैसे बना दिया कि आपको सेम टेबल यूज करनी है। सेम टेबल जो आपकी एमयू का टेबल है, जो एमयू टीवी में पढ़ा, जो लॉग डीएमयू में पढ़ा, वही टेबल हमने यहाँ लिया है कि 10-10 वही वाला टेबल लिया। सेम टेबल आपने ले लिया, इसमें एमयूएम को आपने 1 मान लिया, इसको से डिवाइड करके ये भी सेम कर दिया, हमने ये भी इजी कर दिया। जब एमयूएम को हमें एज्यूम ही करना तो हमने 1 एज्यूम करके उसको भी बहुत इजी कर दिया। प्राइस हमने यहाँ लिख दिया, और जैसे ही प्राइस यहाँ लिखेंगे तो ये वाली कंडीशन हमारी यहाँ फुलफिल हो जाती है। दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। यहाँ ये ग्रेटर देन है, इससे पहले देखो ये ग्रेटर देन है, ये डिसइक्विलिब्रियम है, इससे पहले ये क्या है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए क्या जरूरी है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए जरूरी क्या है कंडीशन, कि दोनों इक्वल होना चाहिए। क्या इक्वल होना चाहिए, एमयूएक्स अपॉन एमयूएम इक्वल्स टू पीएक्स, ये इक्वल होना चाहिए। और इसका मतलब क्या है, लॉस इक्वल्स टू गेन। ये जब तक इक्वल नहीं होगा, जब तक कंज्यूमर का मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। अब आपका डाउट ये हो सकता है कि सर यही मैक्सिमम क्यों है, इससे पहले क्यों नहीं, इसके बाद क्यों नहीं है। क्योंकि आप अगर मार्जिनल यूटिलिटी को देखोगे
तब तो यहाँ 10 देखो 10 बहुत यहाँ है और यहाँ तो 4 ही है, तो सेटिस्फेक्शन तो यहाँ ज़्यादा मिल रहा है, यहाँ थोड़ी मिल रहा है। बट इसको मैं आगे आपको डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन में समझाऊंगा और ये जस्टिफाई करके दूंगा आपको कि यही पॉइंट है जहां MUX इक्वल्स टू MUM इक्वल्स टू प्राइस होगा, वही मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होगा, ना तो इससे पहले होगा ना इसके बाद। ये हम किस में अच्छे से क्लियर करेंगे, जब हम डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन वाला पार्ट पढ़ेंगे, वो बिल्कुल अलग पार्ट है, तो वहां मैं आपको इसको जस्टिफाई, इसलिए मैंने यहाँ कॉलम छोड़ा है। ये कॉलम इसलिए छोड़ा है क्योंकि मैं यहाँ आके क्या लूंगा, TU लूंगा, टोटल यूटिलिटी, और उससे ही आपको समझ में आ जाएगा कि यही पॉइंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो वो मैं आगे डिस्कस करेंगे। फिर इसी से हमने क्या बना लिया, डायग्राम बना दिया, और डायग्राम बना के अब डायग्राम का एक्सप्लेनेशन तो वही होता है जो डायग्राम में आपने किया। तो एक बार के लिए अगर हम देखें तो हमारा डायरेक्ट वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। डायरेक्ट वाला पार्ट में क्या क्या करना था आपको, डायरेक्ट वाले पार्ट में आपको बस क्या करना है, सबसे पहले मीनिंग मैंने आपको बनाना सिखा दिया कि व्हाट इज द सिंगल कमोडिटी मॉडल। वो जो कंडीशन है उसी से डेफिनेशन बनाओ। कंडीशन क्या है, बस कंडीशन याद रखनी है। कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है कि PX इक्वल्स टू MUX अपॉन MUM, और उसका मतलब क्या है, लॉस इक्वल्स टू गेन। तो बस अब उसी से डेफिनेशन बना लो कि कंज्यूमर कंज्यूम दैट मच क्वांटिटी, मतलब कंज्यूमर जब तक क्वांटिटी कंज्यूम करता रहेगा ये कमोडिटी की, जब तक उसकी मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी बिकम्स इक्वल टू द प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी, वो प्राइस के बराबर नहीं हो जाती जब तक वो कंज्यूम करता रहेगा, और वही उसका मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होगा। तो कंडीशन है वही डेफिनेशन है। और उसके बाद अजम्पशंस। अब अजम्पशंस की अगर हम बात करें तो देखिए हम नोट्स पे आ जाते हैं। अब देखो यहाँ नोट्स से ही समझ लेते हैं। सबसे पहले इसका मीनिंग वही है, देखिए कंज्यूमर शुड परचेज दैट मच क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी सो दैट मार्जिनलिटी ऑफ कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ मनी बिकम्स इक्वल टू द प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। बिल्कुल कंडीशन को ही हम यहाँ लिख रहे हैं, जो कंडीशन है उसी को हमने यहाँ लैंग्वेज में सेंटेंस बना के लिख दिया ना। उसके बाद में कंडीशन, ये कंडीशन मैंने आपको बताई दी। देन उसके बाद इसका मतलब लिखा हुआ यहाँ सारा ना। ये अजम्पशंस देख लो, ये अजम्पशन समझ लो। अजम्पशन में सबसे पहले कंज्यूमर इज रैशनल, ये ऑलरेडी वी हैव डिस्कस। व्हाट इज कंज्यूमर रैशनल का मतलब, ही एंड सी इज नॉलेजेबल, उनको पता है कंज्यूमर को कि व्हाट इज वैल्यू फॉर मनी, व्हाट इज मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, ठीक है। ये सारा तो रैशनल कंज्यूमर होना चाहिए। इरेशनल होगा तो हम उसकी स्टडी नहीं कर सकते। नाउ कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज पॉसिबल। आपने पढ़ा कार्डिनल ऑर्डिनल, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस। तो कार्डिनल मतलब अकॉर्डिंग टू मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी टर्म्स इन मेजर इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। तो जो नंबर्स जो है वो हम देखा ही है कि नंबर्स यहाँ ले रहे हैं क्योंकि हमने कहा कि भाई आपने कोई भी कमोडिटी कंज्यूम की, उसको आपको यूटिलिटी 10 मिला, 8 मिला, 6, तो ये हम नंबर दे रहे हैं। तो मतलब ये कार्डिनल अप्रोच हम यूज कर रहे हैं। देन मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन द कांस्टेंट, मतलब वर्थ रूपी सबके लिए सेम ही रहेगी। हालांकि रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, बट वी आर गोइंग टू अज्यूम कि मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन द सेम। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी ऑपरेट, मतलब आप देख रहे हो कि सेम टेबल हमने बनाई है जो MU की है, जो लॉ ऑफ DMU की है। मतलब जैसे जैसे हम कंजम्पशन बढ़ाएंगे मार्जिन यूटिलिटी आपकी कम होती चली जाएगी, जीरो की नेगेटिव, इट मीन्स लॉ ऑफ DMU आपका ऑपरेट हो रहा है। देन प्राइस ऑफ द कमोडिटी गिवन एंड रिमेन कांस्टेंट, प्राइस, इनकम, ये सारी क्या आनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, बिकॉज प्राइस चेंज होगा तो आपका सेटिस्फैक्शन भी चेंज होता है। तो दीज आर द बेसिक अजम्पशंस। अब इन अजम्पशंस को आपको रटने की जरूरत नहीं है। क्यों, देखो इधर इन अजम्पशंस को रटने की इसलिए जरूरी नहीं है क्योंकि ये अजम्पशंस अपन यहाँ बोर्ड पे भी समझ सकते हैं। देखो बोर्ड पे हमने जब ये सब किया तो अजम्पशंस यहाँ हमने बनाई है। देखो इधर देखिए, सबसे पहले अजम्पशंस हमने यहाँ क्या ली, प्राइस विच इज कांस्टेंट, ये भी हमारे अजम्पशंस का पार्ट है। MUM को हमने कांस्टेंट रखा, ये भी हमारा प्राइस। दो अजम्पशंस तो ये होगी। सेकंड, यहाँ देखो मार्जिन यूटिलिटी को ये जो मेजर कर रहे हैं नंबर्स में, यूटिलिटी को हम मेजर कर रहे हो 10, 8, ये मेजरमेंट मतलब कार्डिनल अप्रोच हो गई। फिर हम क्या कर रहे हैं कि ये 10, 8, 6 मतलब लॉ ऑफ DMU को भी यहाँ यूज कर रहे हैं कि मार्जिन यूटिलिटी आपकी जैसे जैसे आपका कंजम्पशन बढ़ रहा है मार्जिन यूटिलिटी कम होती जा रही है, तो लॉ ऑफ DMU भी। तो सारी एजम्पशंस आगे वैसे कंज्यूमर रैशनल हो रहा है करना है, तो सारे एजम्पशंस तो हम यहाँ अज्यूम करके ही चल रहे हैं, तभी तो टेबल बना हमारा और तभी डायग्राम। तो एजम्पशंस वाला पार्ट एक तरीके से। और माइक्रो में एजम्पशंस क्यों लेते हैं, क्योंकि हम ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी कर रहे हैं, और जब ह्यूमन बिहेवियर को जब हम स्टडी करते हैं तो उसके लिए फिर हमारे को, क्योंकि पर्सन टू पर्सन वेरिएशन होता है, तो इसलिए हमारे को कुछ चीज़ों को प्री सपोज करके चलना पड़ेगा। अगर हम उनको अज्यूम नहीं करेंगे तो फिर वो क्या होगा, डिफर कर जाएगा। तो हम सबके लिए एक कंडीशन क्रिएट कर देते हैं कि सबका बिहेवियर कांस्टेंट करने के लिए अजम्पशंस ले लेते हैं ताकि वो सब पे एप्लीकेबल हो, अदरवाइज वो पर्सन टू पर्सन, टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस वेरी कर जाएगा। तो इसलिए अजम्पशंस हम ले लेते हैं। स्केड्यूल के लिए बच्चे आप लोगों को कुछ करना ही नहीं है। स्केड्यूल के लिए तो मैंने आपको कहा कि सेम स्केड्यूल आपको यूज करना है जो ऑलरेडी हमने MU में यूज किया, जो ऑलरेडी हमने
लॉ ऑफ डीएमयू में यूज किया, सेम वही शेड्यूल है। उसके बाद में फिर डायग्राम इसको देख के बना ही लोगे, डायग्राम का एक्सप्लेनेशन। बाकी ये एज इट इज आपको यहाँ नोट्स में बिल्कुल सब कुछ ऑर्डर ऑफ आंसर के साथ मिल रहा है। देखो 1 बाय 1 सारा है, सबसे पहले मीनिंग है, फिर उसके बाद में कंडीशन है, उसके बाद में फिर अजम्पशन जो मैंने आपको समझा दिया, फिर यहाँ टेबल है, ये एग्जाम्पल दे रखा है, यहाँ टेबल दे रखी है, ठीक है। यहाँ आपको देखो नोट्स में अलग टेबल ले रखी है, एमयू में अलग रखी है, टीएमयू लॉ ऑफ डीएमयू में अलग रखा है, यहाँ अलग रखा है। हमने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक ही डेटा से समझा दिया ताकि आपको अलग अलग टेबल याद ना करनी पड़े। और ये हमने डायग्राम बना दिया, और ये डायग्राम का एक्सप्लेनेशन जो है वही डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन है जो अभी मैं समझाऊंगा। तो जैसे डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन आपको समझाऊंगा, आपको बिल्कुल जस्टिफाई, अभी आपको समझ में नहीं आया कि यार मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन यही क्यों है, जैसे ये वाला पार्ट मैं आपको समझाऊंगा और फिर न्यूमेरिकल कराऊंगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन वही होगा जहां हमारी कंडीशन फुलफिल होगी। और कंडीशन क्या है, MUX अपॉन MUM इक्वल्स टू PX, इट मीन्स लॉस इक्वल्स टू गेन। तो अगर अब मैं इसको फाइनली क्लोज करूं, डायरेक्ट क्वेश्चन हमारा एग्जाम में आता है तो ये आएगा कि एक्सप्लेन द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी मॉडल, यूज द शेड्यूल एंड डायग्राम। तो आपको ये ऑर्डर ऑफ फॉलो करना है, और इस पूरे को अगर मैं कंक्लूड करूं तो 1 वर्ड में हम खत्म कर सकते हैं कि सिंगल कमोडिटी का मतलब होता है लॉस इक्वल्स टू गेन। अभी इसको एग्जैक्टली समझने के लिए अभी 2 पार्ट इसके बाकी है। फाइनल देखो अभी समझ में अभी दो चीजें और रहेगी, डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन और न्यूमेरिकल। जैसे मैं वो कराऊंगा फिर आपको वो वाला पार्ट में डाउट हो सकता है बस आपको कि सर बस एक ही जगह डाउट हो सकता है इसमें, और वो क्या हो सकता है कि सर यही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मैक्सिमम कहाँ है, क्यों है, इससे पहले क्यों नहीं इसके ज्यादा। तो वो आपको समझ में आ जाएगा किससे, डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन से और न्यूमेरिकल से। बाकी नहीं बेटा, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका जिससे बिल्कुल क्लियरिटी हो जाएगी आपको, वो क्या है देखो, वो है डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन। अब देखो एग्जाम में सपोज ये क्वेश्चन आ गया, अब एक सेपरेट क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, वो क्या आएगा कि व्हाई इज द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जैसे हमारी कंडीशन क्या है, मैं यही से बता देता हूं कि व्हाई इज द, मान लो एक क्वेश्चन आ गया कि व्हाई इज द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये हमारी कंडीशन है, फाइनल कंडीशन हमारी ये है। मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि व्हाई इज द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वेयर PX इक्वल्स टू MUX अपॉन MUM। तो इसका मतलब आपको ये बताना पड़ेगा कि व्हाई नॉट इफ क्या हो जाए, प्राइस क्या हो जाए लेस देन MUX अपॉन MUM। तो इस टाइम में इक्विलिब्रियम क्यों नहीं हो सकता, और जब क्या हो जाए, जो प्राइस है वो क्या हो जाए MUX, मान लो यहां हम ले लेते हैं तो यहां हमने ले लिया कि इफ प्राइस ग्रेटर देन MUX अपॉन MUM। तो यहाँ क्यों इक्विलिब्रियम क्यों नहीं होगा और यहाँ क्यों नहीं होगा, यहीं क्यों होगा। तो ये कंडीशन का क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाई इज द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वेयर MUX अपॉन MUM इक्वल्स टू PX, व्हाई नॉट इफ ग्रेटर देन, व्हाई नॉट इफ लेस देन। तो अभी हम ये पढ़ेंगे कि कुल मिला के टेबल पे आ जाओ, टेबल में हम ये देखना चाहेंगे कि ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यहीं क्यों है, इसके पहले क्यों नहीं है, जहां प्राइस क्या है कम है और मार्जिनिटी ज्यादा है, और इसके बाद में ये ज्यादा है, तो यही मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन क्यों है। तो अब इसको जस्टिफाई करने के लिए हमें यहाँ TU का लेना पड़ेगा। देखो अगर TU हम इसका निकाले तो अब TU निकालना आपको आता है, आपको MU दे रखा तो यहाँ TU निकालोगे, तो बताओ ये तो आप बता दोगे TU कैसे निकलेगा, 10 CF करना है, MU से TU निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, अगर मान समेशन CF करना है तो आपको उसको 10 8 सॉरी 18 सर। हाँ देखो गलती किसी से भी हो सकती है, ओके। सो 18 देन 20 देन 28। अब देखो यहाँ हमें यहाँ तक निकालना है, तो आप यहाँ देखो कि अगर मैं मान लो ये प्राइस ना लूं, एक बार सपोज करो मैं इस प्राइस को यहाँ नहीं लूं, इमेजिन करो कि प्राइस यहाँ नहीं है और मैं पूरा टोटल यूटिलिटी बना लेता हूँ यहाँ, और पूरा तो मान लो टोटल यूटिलिटी भी बना लूं मैं यहाँ पूरा, तो आगे आ जाएगा कितना 30 देन 30 देन 28, ये आ गया हमारा। अब अगर मैं कहूँ कि प्राइस नहीं है तो आपका सेटिस्फेक्शन कहाँ होगा, अगर हम प्राइस को उठा दें तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कहाँ होगा, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, जहां ये 6 पे जहां क्या होगा MU 0 होगा और TU मैक्सिमम होगा। तो अगर हम प्राइस को नहीं ले तो हमारा सेटिस्फेक्शन कहाँ होगा, जहां MU 0 होगा TU मैक्सिमम होगा। बट यहाँ प्राइस की एंट्री आ गई, तो प्राइस की एंट्री आने की वजह से अब हमारा सेटिस्फेक्शन यहाँ हो रहा है मैक्सिमम। क्यों भाई, देखिए देखो फर्स्ट यूनिट आप कंज्यूम करोगे तो फर्स्ट यूनिट पे आपको सेटिस्फेक्शन 10 मिल रहा है मार्जिन यूटिलिटी, बट टोटल भी 10 मिल रहा है, इट्स ओके।
अब आप सेकंड पे जाओगे या नहीं जाओगे? तो सेकंड पे देखो, मार्जिन यूटिलिटी को देखोगे तो आप नहीं जाओगे, क्योंकि मार्जिन यूटिलिटी तो क्या हो रहा है, सेकंड पे 8 हो रहा है, पर वो मार्जिन यूटिलिटी क्या है, सेटिस्फेक्शन फ्रॉम ईच यूनिट है। अब आप टोटल को देखो तो टोटल तो बढ़ रहा है आपका, मार्जिनल तो हमेशा कम ही होता है, बट आपको मेनली डिसाइड करना है कि टोटल आपका बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो आप टोटल आपका बढ़ रहा है तो इसका मतलब सेकंड यूनिट भी कंज्यूम करोगे, फिर थर्ड पे जाओगे, फिर मार्जिनल तो कम हो रहा है, बट और प्राइस तो आपका अभी भी क्या है, कम ही है, सेटिस्फेक्शन तो आपको प्राइस से ज्यादा मिल रहा है, और मार्जिनल आपका कम हो रहा है और टोटल फिर बढ़ रहा है। फिर आप आगे जाओगे तो अब यहाँ देखो टोटल बढ़ रहा है, मार्जिनल कम हो रहा है, बट इसके बाद टोटल तो फिर भी बढ़ रहा है, बट यहाँ एक प्रॉब्लम आ गई कि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ देखो प्राइस पर यूनिट आप पे कर रहे हो वो और ये सेम हो गया, बट अब इसके फिफ्थ यूनिट पे जैसे आप जाओगे तो आपको क्या हो जाएगा, प्राइस आपकी ज्यादा हो गई और आपका सेटिस्फेक्शन मतलब पर यूनिट आपको लॉस हो रहा है। तो पर यूनिट ही आप जो सेक्रीफाइस कर रहे हो वो ज्यादा कर रहे हो, सेटिस्फेक्शन आपको कम। तो एक रैशनल कंज्यूमर, इसलिए तो अजम्पशन पढ़ी हमने कि एक रैशनल कंज्यूमर तुरंत देखेगा कि नहीं यार इसके आगे मेरे को नहीं जाना, बिकॉज ये मेरी सेटिस्फेक्शन को अब कम करेगा, क्योंकि पर यूनिट में ज्यादा पे कर रहा हूँ और मेरा जो सेक्रीफाइस ज़्यादा है और लॉस गेन जो है वो मेरा कम है। तो इसका मतलब वो यहाँ तक प्राइस जहाँ ही बराबर हो जाएगा, ये 28 यही उसका मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होगा। इसके बाद में उसको पर यूनिट लॉस हो रहा है तो इसलिए वो यहाँ स्टॉप कर देगा। तो इसका मतलब इसके बाद जाएगा नहीं, इससे पहले वो रहेगा नहीं। तो आप इसको आप लिखोगे कैसे? तो देखो आप इसको जो है वो नोट्स में तो प्रॉपर लैंग्वेज में लिखा हुआ है, बट इसको मैं आपको रटना या आपको आपकी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो। देखो कैसे आपकी लैंग्वेज में कैसे लिखोगे इसको। सबसे पहले मान लो इसके बारे में लिखना है कि y is not consumer equilibrium when MUX upon MUM equals to PX। यहाँ क्यों नहीं होगा, ग्रेटर देन पे क्यों नहीं होगा? तो यहाँ पहले इसको मतलब बता दो कि इस कंडीशन का मतलब क्या है। पहले तो बताओ कि दिस इज द डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन, बिकॉज वाई, बिकॉज MUX अपॉन MUM ग्रेटर देन PX है। फिर सेकंड पॉइंट में आपने बता दिया कि इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब बताओगे कि इट मीन्स द कंज्यूमर जो पर यूनिट जो पे कर रहा है विच इज लेस एंड द सेटिस्फैक्शन इज हाई, यस और नो। तो ये बता दिया बिकॉज ऑफ द सेटिस्फैक्शन इज हाई एंड सेक्रीफाइस इज लेस, देन क्या होगा, कंज्यूमर क्या करेगा, रैशनल कंज्यूमर स्टार्ट कंज्यूमिंग मोर यूनिट, क्योंकि वो और ज्यादा यूनिट कंज्यूम करेगा। फिर ये पॉइंट बना दोगे, और वो कब तक कंज्यूम करेगा, जब तक क्या नहीं हो जाएगा, मार्जिन यूटिलिटी बिकम्स इक्वल टू द प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। तो देखो सेट लैंग्वेज, आपको कहीं रटने की जरूरत नहीं है, आप देखोगे आप अपनी लैंग्वेज में लिख लोगे। देखो बिल्कुल अच्छे से लिख रखा है मैंने। सबसे पहले आपने बता दिया कि इट मीन्स ए कंज्यूमर गेन मोर सेटिस्फैक्शन एज कंपेयर टू सेक्रीफाइस ही मेक्स इन टर्म्स ऑफ प्राइस पेड बाय हिम। का मतलब आपने उसको बता दिया, इसका मतलब क्या है कि MUX अपॉन MUM ग्रेटर देन PX, इसका क्या मतलब है, ये आपने एक पॉइंट बना दिया। पॉइंट में लिख देना आप इसको, पैराग्राफ में मत लिखना, जैसे एक पॉइंट यहाँ तक बना दिया। तो पहले आप उस कंडीशन का मतलब बता दो कि इसका मतलब क्या। तो ये आपको बताओ, फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया क्या? ये लिख सकते हो आप अपनी लैंग्वेज में। MUX अपॉन MUM ग्रेटर देन PX का मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही तो होता है कि इट मींस ए कंज्यूमर गेन मोर सेटिस्फैक्शन एज कंपेयर टू सेक्रीफाइस ही मेक इन टर्म्स ऑफ प्राइस पेड बाय हिम, यस और नो? यस सर। सेकंड पॉइंट फिर आप क्या लोगे, हेंस ये सेकंड पॉइंट बना देना। आप पॉइंट में लिखोगे तो ज्यादा सही रहता है। ही गेट्स प्रिपेयर टू बाय, इसका मतलब डेफिनेटली जब उसको सेटिस्फैक्शन पर यूनिट ज्यादा मिल रहा है, सेक्रीफाइस कम, तो इसका मतलब और ज्यादा कंज्यूम करेगा। तो क्या करेगा, ही गेट्स प्रिपेयर टू बाय मोर, ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करेगा। और जैसे वो ज्यादा कंज्यूम करेगा तो लॉ ऑफ DMU अप्लाई होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम कंजम्पशन बढ़ाएंगे मार्जिन यूटिलिटी क्या होगा, कम होगा। तो MU फॉल्स एज ही बाइज मोर एंड बिकम्स इक्वल टू द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ जैसे जैसे वो कंजम्पशन बढ़ाएगा तो मार्जिन यूटिलिटी कम होता चला जाएगा, ये कम होगा, कम होते होते एक लेवल आएगा जहाँ ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इसका मतलब वो इक्वल टू द प्राइस, और जैसे इक्वल टू प्राइस आएगा वो वापस कहाँ पहुंच गया, MUX इक्वल्स टू MUM अपॉन इक्वल्स टू MUX अपॉन MUM इक्वल्स टू प्राइस, मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशन पे पहुंच गया। तो वो वहां अपना मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन में पहुंच गया, यस और नो? ये पार्ट समझ में आ गया क्या बच्चे? यस सर। अब इसमें स्मार्ट स्टडी मालूम है क्या है, ये समझ में आ गया। इसका दूसरा वाला जो पार्ट है उसको वाइस वर्सा कर दो, मतलब उसको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। इसका वाइस वर्सा करके ये सेकंड कंडीशन का आंसर हो गया। सेकंड कंडीशन में अब हम मान के चल रहे हैं कि अगेन सेकंड कंडीशन हमारी क्या हो गई, जहां क्या है, अगर हम इसमें यहाँ चले तो हम यहाँ कह रहे हैं कि अब सेकंड कंडीशन को हमें एक्सप्लेन करना। तो अब ये केस हो गया कि MUX अपॉन MUM क्या होगा, लेस देन PX, मतलब प्राइस ज्यादा है। तो पहले इसका मतलब बता दो, तो वही उसका उल्टा कर दो, तो अब सब कुछ बिल्कुल वाइस वर्सा है। देखिए, इट मीन्स ए कंज्यूमर सफर लॉसेस एज ही इज पेइंग मोर देन व्हाट ही एक्चुअली गेन। तो मतलब बता दिया। फिर वही सेकंड पॉइंट, ही रिड्यूसेस, तो बिकॉज ऑफ दिस द कंज्यूमर क्या करेगा, रिड्यूसेस द कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटी। अब जैसे वो कंजम्पशन कम करेगा, तो पहले कंजम्पशन बढ़ाया तो मार्जिन यूटिलिटी कम हुई थी, तो अब उल्टा हो जाएगा, जैसे वो कंजम्पशन कम करेगा तो उसकी मार्जिन यूटिलिटी बढ़ेगी, और वो बढ़ के वापस किसको बराबर हो जाएगी,
वापस MUX अपॉन MUX अपॉन MUM इक्वल्स टू प्राइस, मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे वापस पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब फाइनली बताओ कहाँ रहेगा, फाइनली कंज्यूमर का मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कहाँ रहेगा, जहां हमारी कंडीशन फुलफिल होगी। और कंडीशन क्या है, लॉस इक्वल्स टू गेन। बताओ वन वर्ड पे हुआ या नहीं पूरा सिंगल कमोडिटी, यस और नो? इसे इजी क्या हो सकता है बताओ। और जबकि आप अपनी स्कूल में चाहे ट्राई करके देख लेना इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट बच्चे को, कि वो इस सिंगल कमोडिटी को लेके, टू कमोडिटी को लेके इतने ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, इतना उनको थ्रू आउट ये समझ में नहीं आएगा कि एग्जैक्टली ये है क्या। और मैं आपको इतना इजी करके बता रहा हूँ कि आपको इसमें कुछ करना ही नहीं है। तो इतना कोशिश करिए मैंने सिंप्लीफाई करना कि समझ, देखो माइक्रो की क्वालिटी यही है, समझ में आ गया सब कुछ, आप देख देख के लिख दो, उसमें याद कुछ नहीं करना, बस समझने का गेम है सारा। समझ में आ गया तो आप ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें आप लिख दोगे। अब रटना लग गए तो रटना बहुत मुश्किल है, रटना पॉसिबल है नहीं। कितना रटोगे, ये रटोगे फिर आगे जाके दूसरा रटोगे तो ये भूल जाओगे, तो समझना पड़ेगा। आई होप ये समझ में आ गया। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है माइक्रो, हमेशा आपको फुल में से फुल मार्क्स दिलाएगी माइक्रो इकोनॉमिक्स, ऐसा हो ही नहीं सकता। पर वो कंडीशन ये है कि आपको समझ में आना चाहिए, यस और नो? ठीक है, यस सर। तो अब हमारे को ये वाला पार्ट हमारा, अब आप बताओ, आप पहले से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ी या नहीं बढ़ी, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है? अब इसका न्यूमेरिकल करते ही तो आपका बिल्कुल ही सारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अभी तक जो हमने क्या क्या कर लिया, सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं हम, यहाँ से चलते हैं एक बार। नाउ टिल नाउ वी हैव डन मीनिंग ऑफ द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, देन इसकी कंडीशन, देन उसके बाद हमने क्या कर लिया, अजम्पशंस, देन उसका न्यूमेरिकल एग्जांपल, देन उसके बाद स्केड्यूल डायग्राम और डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन। यहाँ तक हमने पूरा ये टॉपिक कर लिया अभी तक। अब इसका लास्ट पार्ट जो बचा है दैट इज न्यूमेरिकल पार्ट। तो देखिए न्यूमेरिकल पार्ट पे आते हैं बच्चे। यस सर। आप देखो इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, बोर्ड पे आते हैं। देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल हम यहाँ नोट करते हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल में बच्चे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखो इसमें लिखा हुआ है कि इफ कमोडिटी सेल एट ए ₹6 पर यूनिट, इसका मतलब आपको इसमें प्राइस PX दे रखा है कितना, ₹6। ये लिख लेते हैं पहले, जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है उसको मेंशन कर लेते हैं। देन उसके बाद में दे रखा है एंड MU ऑफ ₹1, मतलब MUM दे रखा है आपको, MUM इक्वल्स टू क्या दे रखा है 3, ठीक है। देन हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी विल बी परसेंट बाय टू मैक्सिमाइज इज ए सेटिस्फेक्शन। तो ये वैसा ही है जैसे मैंने आपको एग्जांपल करवाया ना, एक तरीके से ये आपको ये दे रखा है। इसके अलावा आपको टेबल भी गिवन है। बताओ न्यूमेरिकल तो आता है तो बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट होता है। न्यूमेरिकल आना मतलब आपकी लॉटरी लग गई, बिकॉज इसमें आपको ये सब कुछ दे रखा है। देखो यहाँ टेबल भी आपको ऑलरेडी दे रखी है, यूनिट्स दे रखे हैं 1 2 3 4 5 टिल 5 तक यूनिट्स दे रखी है। के बाद में आपको यहाँ क्या दे रखा है, MUX का डेटा दे रखा है 30 24 18 12, देन उसके बाद में 6, ये MUX। तो आपको सब कुछ दे रखा है। जबकि हमने जो सिंगल कमोडिटी करा उसमें तो हमने खुद ने अज्यूम किया, हमने 4 एग्जाम्पल करके प्राइस हमने अज्यूम की, हमने ये MUM अज्यूम किया, टेबल भी हमने सारी खुद ने बनाना सीखा। तो इस आप सोचिए कि वो कितना टफ लेवल हो गया कि आपको टेबल भी खुद बनाना है, एग्जाम्पल भी। यहाँ तो आपको ऑलरेडी सब कुछ दे रखा है, बस आपको अब कंडीशन में फुलफिल करना है। तो कंडीशन क्या होता है वो पता होना चाहिए, क्या कंडीशन है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है सिंगल कमोडिटी के अकॉर्डिंग, वो रखिए यहाँ। क्या पढ़ा था हमने, MUX अपॉन MUM इक्वल्स टू PX इज द सिंगल कमोडिटी मॉडल। डेफिनेशन भी यही था कि कंज्यूमर कंज्यूम दैट मच क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी वेयर द मार्जिन यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी बिकम्स इक्वल टू द प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। तो यही कंडीशन है, ये स्टेबल सब कुछ हमने पढ़ा है। तो यहाँ देखिए कंडीशन बस वैल्यू आपको पुट करनी है, सारी वैल्यूज इसमें रख देनी है और अपने को पता लग जाएगा। तो अब इसमें सबसे पहले आपको ये निकालना पड़ेगा MUX अपॉन MUM और फिर प्राइस। तो यहाँ MUX ही दे रखा है, तो अब MUX अपॉन MUM करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ एक नया कॉलम बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ MUM3 दे रखी है। तो यहाँ हम बना लेंगे MUX अपॉन MUM, और इसको सारे को किससे डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड करते जाएंगे, सबको 3 से डिवाइड कर दो, यस और नो, यही मतलब हुआ इसका। क्योंकि ये कितना है 3 है, 3 इसको डिवाइड करना तो कितना आ गया 10, फिर कितना आ गया
8, फिर कितना आ गया 6, फिर 4 एंड देन 3। यस और नो, यहाँ तक समझ में आया क्या? एम यू एक्स अपॉन एम यू निकालना पड़ेगा ना, ये कंडीशन के अकॉर्डिंग ये Yes. आपको इक्वेशन निकालना पड़ेगा। इसके लिए हमने एम यू एक्स दे रखा था, एम यू हमारे को दे रखा था, हमने डिवाइड करके इसका एम यू एक्स अपॉन एम यू। अगर यहाँ 1 होता, 6 divided by 3 2 आएगा। हाँ। 6 divided by 3 अच्छा लास्ट में, हाँ, तो ये क्या हो गया हमारे पास 2 आ गया, बाकी तरह से सही है ना। अब आप देखिए कि यहाँ अगर यहाँ एम यू एम 1 दे रखा होता तो फिर तो हम क्या करते, इसी में लिख देते तो ये सेम ही रह जाता। तो हमने तो एग्जाम्पल को सिंप्लीफाई करा था, 1 एज्यूम करा था, यहाँ 3। अब ये आ गया, उसके बाद में नेक्स्ट क्या करना है आपको, पी एक्स रखना है यहाँ। तो यहाँ प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी रख दो। पी एक्स कितना दे रखा है 6, 6, 6, 6। अब आप बताओ कहाँ कंडीशन फुलफिल हो रही है, थर्ड यूनिट पे। तो थर्ड यूनिट पे क्या हो रहा है, जहाँ एम यू एक्स कितना है, एम यू एक्स हमारा कितना है 18 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू 6। तो ये क्या हो गया 6 इक्वल्स टू 6। so this is the consumer equilibrium condition where is fulfilled. So now in this case consumer last में आप एक नोट भी लिख देंगे कि in this example you are given the data, consumer will consume the third unit of the commodity where the margin utility in terms of money becomes equal to the, मतलब आपको डेफिनेशन लिखनी है, become equal to the price condition। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि at the 3 level of consumption of the unit the consumer condition is fulfilled which is MUX upon MUM equals to PX, और उसमें वैल्यू रख के आप बता सकते हैं yes or no। तो लास्ट में आपको ये लिख देना। इज इट क्लियर, न्यूमेरिकल क्लियर है क्या? Yes. अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, आपने स्क्रीनशॉट ले ही रखा है, yes or no? Yes, sir. तो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो हमारे पास है वो उसका भी सारा डेटा को हम इंफॉर्मेशन को लिख लेते हैं। कंज्यूमर कंज्यूम्स एक्स कमोडिटी विच प्राइस, तो पी एक्स दे रखा है आपको, पी एक्स कितना दे रखा है 10 के बाद फिर derives the margin utility equal to 60 utils from the fourth unit of consumption। तो आपको MUX दे रखा है which is 60। now if the margin utility of money the consumer is 5 utils, MUM भी दे रखा है, ये तीनों इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। अब आगे क्वेश्चन क्या पूछा है, तीनों इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको। आगे पूछा है कि इफ द मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी 5 यूटिल्स इज ही इन द इक्विलिब्रियम, तो आपको जस्टिफाई करना है कि क्या ये इक्विलिब्रियम में है कंज्यूमर, और नहीं है तो कौन सी कंडीशन है डिसइक्विलिब्रियम की, और उसमें क्या कंज्यूमर स्टेप्स फॉलो करेगा। तो वो डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन वाला न्यूमेरिकल आ गया बेसिकली, वो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया सिंगल कमोडिटी का, ये डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन से रिलेटेड आ गया। अब देखो यहाँ अपन वही वापस हम कंडीशन रखेंगे, व्हाट इज द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशन इन द सिंगल कमोडिटी मॉडल, क्या होता है MUX अपॉन MUM इक्वल्स टू PX, ये कंडीशन होती है। अब इसमें सारी वैल्यू रखो, MUX कितना है 60 डिवाइड बाई, बोलिए 5 इक्वल्स टू क्या हो गया 10। तो बताओ ये कितना आ रहा है 12 विच इज ग्रेटर देन 10। तो दिस इज द डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन, मतलब आप बताओगे कि कंज्यूमर इज नॉट इन इक्विलिब्रियम बिकॉज इन दिस केस MUX अपॉन MUM इज ग्रेटर देन PX। नाउ आप ये डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि अगर मान लो MUX अपॉन MUM ग्रेटर देन PX होगा तो व्हाट विल बी द कंज्यूमर की जो स्टेप्स होगी वो हम पढ़ चुके हैं कि टू रीच द इक्विलिब्रियम कंज्यूमर क्या करेगा। तो पहले आप इसमें बताओगे कि दिस इज द केस वेयर द जो कंज्यूमर है जो सेटिस्फैक्शन है उसको ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द प्राइस ही सेक्रीफाइस, then the rational consumer will start consuming more and more unit of commodity as the consumption increases, margin utility of money decreases, and till the क्या हो गया प्रोसेस will be the till the where the MUX upon MUM equals to price। तो ये सारा हम डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन पहले ही कर चुके हैं, yes or no, कर चुके हैं, सारा डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन वाला पार्ट कर चुके हैं। Yes. तो यहाँ तो बस इतना ही पूछा आपसे, क्या पूछा है कि यहाँ तो आपको सीधा इज ही इन द इक्विलिब्रियम, तो आप बोलोगे कि नो, और वाई आप बता दोगे कि बिकॉज द कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड।
बस इतना बता दिया। बट एक आगे ये भी पूछा जाता है कि देन मान लो कंज्यूमर इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, देन व्हाट विल बी द रेशनल कंज्यूमर विल द टेक द स्टेप्स टू रीच द इक्विलिब्रियम। देन फिर आपको डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन का सारी स्टेप्स लिखनी है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो एक स्टेप आगे और क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ तो अभी तक तो इस क्वेश्चन के लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपको इतना ही करना है और लास्ट में लिख देना है बस कि कंज्यूमर इज नॉट इन इक्विलिब्रियम बिकॉज द कंज्यूमर कंडीशन इक्विलिब्रियम इज नॉट फुलफिल्ड इन दिस केस MUX अपॉन MUX इज ग्रेटर देन PX, दैट्स इट। बट अगर एक स्टेप क्वेश्चन और आ जाता कि नाउ एक्सप्लेन द स्टेप्स कि हाउ द कंज्यूमर अचीव द इक्विलिब्रियम, देन फिर आपको वो डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन ग्रेटर देन वाली, जिसको मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है इससे पहले, जो हमने टॉपिक ये डिस्कस करा था न्यूमेरिकल से पहले का टॉपिक हमारा यही तो है, डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन, यस और नो, इसमें मैंने आपको पूरा याद करवाया है। इज इट क्लियर बच्चे, यस और नो? यस सर। ना उसके बाद थर्ड न्यूमेरिकल, चले आगे। यस सर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या होगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो भी लिख लो। गीता बाइज 3 चॉकलेट एट ए प्राइस ऑफ, यहाँ भी PX दे रखा है, इक्वल्स टू 8 रुपीज, 8 दे रखा है। देन यूनिट एंड इज इन इक्विलिब्रियम, मतलब वो इक्विलिब्रियम में है। इफ द मार्जिन यूटिलिटी फ्रॉम द ईटिंग 3 चॉकलेट इज 3 UTs, तो MUX दे रखा है आपको, और वो कितना दे रखा है 32। नाउ ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है और इसमें आगे पूछा है कि व्हाट इज मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी फॉर हर। मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी निकालनी है तो पहले ही बोल दिया कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशन में। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है वो लिख लो आप। इक्विलिब्रियम कंडीशन हमें पता ही क्या होता है, MUX अपॉन MUM इक्वल्स टू PX। अब वो पहले क्वेश्चन में बोला हुआ है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, इसका मतलब, और ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो आपको MUM निकालना है। तो MUM निकालना है तो अब क्या होगा, ये निकालने के लिए हम चाहे तो इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें। यहाँ क्या लिख दें, बात यही की है MUX अपॉन PX इक्वल्स टू MUM, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेम चीज़ है क्योंकि ये इधर भी मल्टीप्लाई। तो अब हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। तो आगे MUX रखेंगे कितना, 32 डिवाइड बाई 8 इक्वल्स टू MUM। इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ये बराबर होगा, तो ये कितना आ रहा है 4, तो ये भी डेफिनेटली 4 ही होगा, यस और नो, बोलिए, बोलो बच्चे। यस सर। तो आई होप ये 3 जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं, देखो मैंने कहा था कि आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ये 3 न्यूमेरिकल्स मैंने सॉल्व करवा दी 1 by 1। एनी डाउट इन दिस, ऑल मैक्सिमम पैटर्न्स वी हैव कवर्ड इन सिंगल कॉमोडिटी। ऑलमोस्ट इससे ज़्यादा कुछ न्यूमेरिकल बनता नहीं है, बिकॉज देखो एक न्यूमेरिकल डायरेक्ट बनेगा, वो डायरेक्ट है, एक न्यूमेरिकल आपका डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन का बनेगा, वो आ गया है ना, एक आपका मिसिंग वैल्यू, मतलब आपको इक्वेशन दे दिया उसमें से एक वैल्यू कोई भी मिसिंग हो, अब वो कोई सी भी आपको निकालनी हो, जैसे अभी आपको MUM निकालना था, आपको MUX निकालना हो, PX और MUM दे रखा होगा, आपको MUM और MUX दे रखा होगा, PX निकालना हो, तो ये जो इक्वेशन की जो वैल्यूज है इक्वल्स टू में जो भी आप इक्वेशन में वैल्यू रख के निकाल सकते हैं, तो इक्वल्स टू का आ सकता है, डिसइक्विलिब्रियम का आ सकता है, डायरेक्ट आ सकता है। तो मैक्सिमम 3 पैटर्न्स के न्यूमेरिकल है, तीनों हमने कर लिए, अब आपको न्यूमेरिकल की टेंशन नहीं है, यस और नो। यस सर। सो फाइनली द सिंगल कमोडिटी मॉडल हमने कंप्लीट कर लिया है बच्चे इन द ऑल एस्पेक्ट्स। देखो फर्स्ट इसका मीनिंग कर लिया, इसका जो ऑर्डर ऑफ आंसर है मीनिंग हो गया, फिर उसके बाद में कंडीशन हो गई, देन अजम्पशंस हो गई, देन उसके बाद में स्केड्यूल, न्यूमेरिकल एग्जांपल, स्केड्यूल डायग्राम, नाउ दिस डिसइक्विलिब्रियम कंडीशंस, देन न्यूमेरिकल, सब कुछ ऑलरेडी वी हैव डन। इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, मतलब अब आपको इसमें कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई होप इट्स क्लियर।